चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपको पता ही है, चिन्ह यहाँ दो तरीके से लिखा है। इसे हम तत्सम शब्द कहेंगे और इसे तद्भव, लेकिन दोनों के उच्चारण में अंतर है। उच्चारण में अंतर होने के साथ ही इनके लेखन में भी अंतर आता है। ये चिन्ह है और ये चिन्ह है, तो ध्यान रखना, आप जो बोलेंगे वही आपको लिखना है। अगर चिन्ह बोलते हैं तो चिन्ह लिखना है और चिन्ह बोलते हैं तो चिन्ह लिखना है। लेकिन होता क्या है, उल्टा। बोलते क्या है, चिन्ह, और लिखते क्या है, चिन्ह। और अगर कहीं चिन्ह लिखा भी हो तो इसे कहते हैं कि गलत है। तो गलत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आपकी परीक्षा में आ जाए दोनों ऑप्शन में चिन्ह भी लिखा है और चिन्ह भी लिखा है, तो आपको जो सही चुनना होगा वो ये चुनना होगा। ठीक है, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। इस विराम का मतलब क्या होता है? अगर हम विराम शब्द की बात करें तो विराम का मतलब होता है ठहराव, यानी रुकना। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो हम विराम मतलब सांस लेने के लिए रुकते हैं। कहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं। तो यानी सांस लेने के लिए रुकना, उस स्थान पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं लेखन में। तो जो हम उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। इसके साथ एक शब्द और लिया है बाजार में, या कहें मार्केट में और किताबों में, भाव चिन्ह। ऐसा नाम का तो कोई शब्द है नहीं हमारे व्याकरण में, लेकिन हमारे YouTube टीचरों ने इस शब्द को ज़रूर इजाद कर दिया है। तो यह शब्द क्यों आया है सामने, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास किसी छात्र ने प्रश्न भेजा था कि भाव चिन्ह किसे कहते हैं, ये दिया हुआ था। तो किसी टीचर ने इसे पढ़ाया कि इन्हें भाव चिन्ह भी कहा जाता है। ऐसा किसी किताब में आज तक मैंने देखा नहीं है। मेरे पास 20-25 किताबें हैं ऐसे तो मैंने विराम चिन्ह को विराम चिन्ह के नाम से ही पढ़ा है हर जगह, और कहीं नहीं है। और अगर हम बात गूगल बाबा की करें तो गूगल बाबा पे भी विराम चिन्ह को भाव चिन्ह के नाम से कहीं नहीं कहा है। तो ज़रूर ये किसी ने या तो textbook.com जो है आपका, उसने बना लिया अपनी मर्जी से। लेकिन अगर ये बनाया भी है तो वो किसी ने क्यों बनाया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम ये विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसमें कुछ हमारे जो भाव होते हैं उनके लिए भी हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। अब ये जरूर हम कह सकते हैं कि इस विस्मयादिबोधक का अगर हम दूसरा नाम रखना चाहें तो उसे हम भाव चिन्ह जरूर कह सकते हैं, क्योंकि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हमारे भावों के लिए लगता है। जहाँ हम खुशी व्यक्त करते हैं, जहाँ गुस्सा व्यक्त करते हैं, या हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम पूरे विराम चिन्ह को अगर दूसरा नाम दें, भाव चिन्ह, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि वो उस तरह से नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अब के बाद आपके सामने अगर कोई भाव चिन्ह शब्द का प्रयोग करे तो आप समझ जाना कि इसका मतलब क्या है, विराम चिन्ह ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब हम विराम चिन्ह की बात कर रहे हैं तो विराम चिन्ह में आता है कि हम सांस लेने के लिए अगर कहीं रुक रहे हैं तो उस जगह को अगर हम लेखन में दिखा रहे हैं, या फिर हमारे कुछ ऐसे भाव या ऐसी कुछ क्रिया प्रतिक्रिया, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसे हम अपने शरीर के अंगों से व्यक्त करते हैं, उनको लेखन में दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे। जैसे मान लो कि मैं आप लोगों से कहूँ कि आज मैं बहुत परेशान हूँ और आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या एक्शन किया कि के बाद मैंने थोड़ी देर अपने आप को चुप रखा और फिर उसे मैंने कहा कि चलो पढ़ते हैं, छोड़ दिया उस बात को। तो यहाँ पे जो बात छोड़ दी है, अब इसी चीज़ को जो मैंने बोला है इसको आपको लेखन में लेना है, तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? तो आप, मैंने जो आपसे पंक्ति बोली तो वो पंक्ति आप लिखेंगे, और जहाँ मैंने कहा कि और के बाद जो मैंने साइलेंट लिया, जहाँ मैं चुप रही, वहाँ हम डॉट 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 करके और फिर चलो पढ़ते हैं, यहाँ से हम लिख देंगे। तो अब जब ये लेखन में आ गया और जब कोई पाठक इसको पढ़ेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ कुछ ऐसा था जो मैम के मन में था, वो बताना चाहती थी लेकिन उन्होंने
नहीं बताया। तो अब ये जो हमने यहाँ पे डॉट 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 लगाया, इस चिन्ह का नाम हम देते हैं लोप चिन्ह, इसको कहेंगे लोप चिन्ह। तो ये विराम चिन्ह का ही हिस्सा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि केवल सांस लेने के लिए रुकने वाले शब्दों के लिए ही हम, मतलब चिन्हों के लिए हम विराम चिन्ह नहीं कहेंगे। विराम चिन्ह का मतलब है ऐसे कुछ चिन्ह जिनसे हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं और हम कहीं ठहराव के लिए रुकते हैं, उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अब आपसे कभी कोई कुछ भी अगर पूछेगा कि विराम चिन्ह क्या हैं, तो आप आसानी से उन्हें बता सकते हैं। केवल सांस लेने के लिए रुकना ही विराम चिन्ह नहीं कहलाता है, वो हमारे लेखन में हमारे भावों को भी व्यक्त करता है। तो इसकी परिभाषा कहती है कि विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम या ठहराव होता है। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इसके साथ यहाँ पे एक पंक्ति लिखो इसी के आगे से, विराम चिन्हों के प्रयोग में, विराम चिन्हों के प्रयोग में हमें क्या हुआ? पंखा चला दे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आज पंखा चलाने की जरूरत है, अभी नहीं है। आप अभी दौड़ के आए ना, इसलिए थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स हो जाएगा। विराम चिन्हों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। विराम चिन्हों के प्रयोग में सावधानी, हाँ जी, कहीं से भी लिख लो, आपका जो मन करे, अगली लाइन से लिखो या वहां से जहां से खत्म कर रही है लाइन वहां से लिखो, इसी का हिस्सा है। विराम चिन्हों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, कॉमा, अन्य इनके गलत प्रयोग से, इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल सकता है। इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल सकता है। इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल सकता है। अब देखो कैसे, जैसे उदाहरण लिख लो। मैं यहां पर एक वाक्य लिख रही हूं। वाक्य है, रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो, ये वाक्य था और इस वाक्य में यहां पर अल्पविराम लगा है। ठीक है, अब इसी वाक्य को हम दोबारा लिखते हैं, रोको, और हम इस अल्पविराम को यहां से हटाकर, मतलब हम गलत प्रयोग कर देते हैं। हमें लगाना तो यहां था, लेकिन हमने लगा दिया यहां और हमने लिख दिया रोको मत, जाने दो। अब देखो, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग करते ही हमारा अर्थ बदल जाता है। ऊपर वाला वाक्य हमें बता रहा है कि रोको मत, जाने दो, अर्थात उसका भाव क्या है? छोड़ दो, यानी उसको उसके हाल पर छोड़ दो, जैसा भी है, कुछ नहीं कहना है। लेकिन दूसरा वाक्य, जैसे ही हमने अल्पविराम का प्रयोग गलत कर दिया, तो वाक्य का भाव क्या हो गया? रोको मत, जाने दो, अर्थात पकड़ लो। तो भाव यहां पर बदल गया। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अगर हमने विराम चिन्ह का प्रयोग गलत किया तो हमारा भाव जो है वो बदल सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय। बात समझ में आ गई? लिख लो इसे। मिटा दूं? हो गया? सही दोनों हैं, पर ये इसी को लिखना है आपको अगर परीक्षा में आता है तो। तत्सम। अब देखो कुछ पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट दिया हुआ है, श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह कितने होते हैं? तो 20 आपको लिखना है। लेकिन हम जो यहाँ पढ़ेंगे, हम 20 से ज्यादा पढ़ेंगे, और भी चिन्ह होते हैं। तो उन्होंने जो पहला वर्णन किया था
20 चिन्ह को बताया था। दूसरा पॉइंट कहता है कामता प्रसाद के अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और यह बात अब आपकी परीक्षा में प्रश्न में पूछी जाती है कि जो विराम चिन्ह हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं, तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। केवल पूर्ण विराम हमारी अपनी भाषा का विराम चिन्ह है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिसे आप कॉमा कहते हैं उसे हिंदी में उनका नाम हिंदी में रख दिया गया है कि हिंदी में इनको क्या बोला जाएगा, और वो वैसा ही रहेंगे और काम भी लगभग वैसा ही करते हैं जैसा अंग्रेजी भाषा में उनको लगाया जाता है। तो यहाँ अगर आप हिंदी भाषा में विराम चिन्ह को अगर सीखते हैं तो अंग्रेजी भाषा में भी आप उसी तरह से उनका प्रयोग भी कर सकते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कैसे किया जाएगा। आगे आता है हमारा, अब हम देखेंगे कि आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं। यानी अब हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में हम चिन्हों का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसे हम एक खड़ी पाई के आकार में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग हम सामान्यतः वहाँ करते हैं जब हमें लगता है कि यह वाक्य हमारा पूरा भाव दे रहा है और अब इस यानी जो इस बात में यानी इस वाक्य में जो सूचना कही गई है वो अब यहाँ पे समाप्त हो गई है, तो पूरा भाव हो जाने पर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। जैसे हमने कहा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये जो हमने यहाँ पे सूचना रखी है इस वाक्य में ये एक पूरी सूचना है, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि मोहन आज नहीं आएगा क्योंकि उसकी माँ बीमार है, तो अब मोहन आज नहीं आएगा ये पूर्ण भाव नहीं दे रहा था, इसका संबंध किससे था, उसकी माँ आज बीमार है इसलिए। तो वो क्योंकि जो आया उस क्योंकि शब्द ने हमको पहचान करवा दी कि ये वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसमें जो पूर्ण विराम लगेगा वो अंत में लगेगा। तो हमें ये समझना है कि पूर्ण विराम का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ होगा जब वाक्य का भाव पूरा हो जाता है, यानी जो सूचना वो देना चाहता है एक वाक्य में आ गई पूरी। अब इसमें एक पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि भाषा के पदों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब इस पंक्ति को ना आप रेखांकित कर लो, इसको याद रख लेना अपने दिमाग में बिल्कुल ज्यों का त्यों, क्योंकि इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया था प्रश्न कुछ इस तरह से कि पूर्ण विराम का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है, और उसमें अलग अलग लिखा हुआ था और एक पॉइंट में लिखा था कि भाषा के पदों में जो पद हैं आपके उनमें यति के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अब ये बात आपको शायद समझ में ना आई हो कि इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब ऐसे समझ लो, जैसे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, तो हनुमान चालीसा जो है वो क्या है, पद में लिखा हुआ काव्य है। तो जब हम बात करेंगे आदिकाल, रीतिकाल या भक्तिकाल, इस समय में जो हमारी रचना हुई है वो सबकी सब हमारी पद में हुई है। पद का मतलब होता है गाया जाने वाला। जैसे रामायण की बात करें, रामचरितमानस की बात करें, तो जो दोहे जिन्हें आप दोहे कहते हैं, अर्थात जिसे आप छंद कहें, छंद के अंदर चौपाई, सोठा, दोहा सब आ जाएंगे। तो छंद में हम सांस लेने के लिए जहाँ रुकते हैं उस स्थान को यति कहा जाता है। ठीक है, उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, यति। और जब सांस लेने के लिए रुकते हैं तो वहाँ हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का। तो ये बात है। अब जैसे आप हनुमान चालीसा देखेंगे या रामायण के दोहे देखेंगे तो हाँ जी सारे आ जाएंगे, शाम वेद या जो भी हैं सब। सुन लो, इतने अति उत्साही मत हो, मेरी बात खत्म करने दो ना। तो जैसे मान लो आप दोहा लिख रहे हैं, तो दोहा में आपका पहला चरण, दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो ऐसा होता है कि जब एक पूर्ण विराम लगा हो तो कम ठहराव होता है, फिर आप देखते हैं आगे डबल रहता है, तो मतलब ज़्यादा देर का ठहराव होता है। तो हमने पहले ही ये बात कही है कि हिंदी भाषा में अपना विराम चिन्ह एक ही है, पूर्ण विराम। तो जब एक विराम चिन्ह लग गया तो कम ठहराव है यहाँ पर, और जब 2 बार लगा दिया तो ज़्यादा ठहराव है, और अगर मान लो 3 बार लगा दिया कहीं ऐसी स्थिति आए तो और ज़्यादा ठहराव है। कहने का मतलब ये है, रुक कर वहाँ पे चलना है। तो यति का मतलब होता है ठहराव। तो अगर आपकी पंक्ति में कहीं पे अब ये बात आएगी कि यति के स्थान पर लगता है तो पूर्ण विराम ही लगता है। अब इसके साथ एक चीज़ और आपको अपने दिमाग में रखनी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आधुनिक हिंदी पत्रिकाएं जो आ रही हैं उनमें लोग फुल स्टॉप का प्रयोग कर रहे हैं। इसे फुल स्टॉप कहते हैं ना अंग्रेजी भाषा में। अब फिर वही बात आ जाएगी। अब कभी कभी आप ये बोलोगे कि मैडम कहने से चुकती नहीं है, बार बार अंग्रेजी को निशाने पे लेती रहती है। मैं फिर कहती हूँ अंग्रेजी से मेरा कोई विरोध नहीं। देखो, हम कहते हैं कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना। तो मतलब अब यहाँ पे जो बीमारी, अच्छा यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ हम बीमारी से नहीं लड़ेंगे। बीमारी तो अंग्रेजी है ही, हमें उससे नहीं लड़ना, हमें लड़ना है उस बीमार से जो क्यों यहाँ ऐसा हो रहा है कि वो बार बार जाके उस बैक्टीरिया में घुस रहा है, इसलिए हम उससे लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है मुझे अंग्रेजी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अंग्रेजी के पीछे भागने वालों से प्रॉब्लम है। एक शब्द याद रखना, अंग्रेजी के पीछे भागने वालों से प्रॉब्लम है, अंग्रेजी सीखने वालों से प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजी बोलने वालों से प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजी को चाहने वालों से प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेजी के पीछे भागने वाले, जिनके दिमाग में केवल अंग्रेजी के अलावा कुछ और दूसरा चीज ऊंचा है ही नहीं, उनसे है। ठीक है, तो ये क्लियर रखना। तो वैसे ही लोग हैं, उन्होंने इस पूर्ण विराम को भी समाप्त कर दिया, अंग्रेजी को पूरी तरह से लेते हैं। लेकिन उनको, जो थोड़ा सा मैं कहूँ उन महान विद्वानों को ये बात नहीं पता कि कामता प्रसाद को भी ये बात पता थी। जिस समय अगर वो अंग्रेजी भाषा से विराम चिन्हों को ग्रहण कर रहे थे तो ये उस समय कर सकते थे कि पूर्ण विराम को हटाकर फुल स्टॉप लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। ऐसा क्यों नहीं लगाया? ये हमारा वर्ण है, ठीक है। और आपने ये जाना है कि हमारी जो भाषा है उसमें बिंदी का प्रयोग होता है। वर्ण के ऊपर होता है अनुस्वार के रूप में, वर्ण के नीचे भी होता है। कौन सा वर्ण है हमारा? ये वर्ण है ना, पूर्ण विकसित, ठीक है। वर्ण के नीचे भी होता है और वर्ण की साइड में भी होता है, आपको पता है यहाँ पर। और जब हमने नुक्ता लिया तो वो वर्ण के इधर ले लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बिंदी का प्रयोग है हमारे वर्णों की चारों दिशाओं में हो रहा है। और चारों दिशाओं में जब हम बिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर हम विराम चिन्ह के लिए फुल स्टॉप अपनाते हैं तो कई बार हमारे इन वर्णों में उसके लग जाने से हमारा कोई ऐसा वर्ण अंत में आ जाए जिसके अंत में ये लगा हुआ है, तो आप डबल फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे वहां पर। तो इसलिए हमारे विद्वानों ने नहीं रखा इसको कि पूर्ण विराम हमारा जो खड़ी पाई है सबसे अलग, बिल्कुल उसी को रहने दें। तो लेकिन आधुनिक पत्रिकाओं में ये आता है। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न आने लगा है कि आधुनिक पत्रिकाओं में पूर्ण विराम के स्थान पर निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो फुल स्टॉप, या तो फुल स्टॉप लिखा होगा या इस तरह से बना होगा, वो आपको दिमाग में रखना है। पर ये सही नहीं है और ना ही इसको हमारी जो मानक हिंदी है उसने इसको स्वीकृति नहीं दी है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आता है। अच्छा, इसमें उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिखो। देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। पूर्ण विराम लगाइए और ध्यान दीजिए, आप में से जो छात्र डबल पेन से लिखते हैं 2 कलर से, तो ये पूर्ण विराम दूसरे कलर से लगाएं, और जो एक ही कलर से लिखते हैं वो इसके नीचे रेखांकित कर लें। हम जिस भी विराम चिन्ह को पढ़ेंगे उस विराम चिन्ह के नीचे हम रेखांकित करके चलेंगे ताकि हमें पता चले कि हम कौन सा विराम चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, वरना क्या होगा? जैसा कल हुआ। क्या हुआ कल? भूकंप नहीं, कल की न्यूज नहीं सुनी है आपने? गाजियाबाद कोर्ट में तेंदुआ घुस गया और उसने 2 वकीलों को घायल कर दिया और 4 नागरिकों को। तो फिर बाद में क्या होगा कि फिर जानवर को भी कोर्ट तक पहुंचना पड़ जाएगा। हमें ये बात पता चली एक्चुअली वहाँ जहाँ हमारे जज साहब हैं, मेरे जीजू जो है, उन्हीं की कोर्ट में पहुंच गया है वो वहीं पे। तो हमें
पता चल रहा था अंदर की न्यूज़, बाहर तो बाद में आ रही थी और बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे। तो उन्होंने नहीं मारा नहीं है, कौन कह रहा है मार दिया? मारा नहीं है, वो बेहोश करके उसको उठा के जंगल में लेके गए हैं, मार दिया। अब ये सब चीजें नहीं, पहली चीज मार नहीं सकते, अगर उसे मार दिया ना तो तहलका मच जाएगा, समझ गए ना। और ये 2 साल से खोया हुआ था, 2 साल से ये इंसानों के बीच में रह रहा था और गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में ये पिछले 7-8 दिनों से था और वहाँ के सारे कुत्ते खा गया। आप YouTube पे देखना, YouTube पे कि तेंदुआ, जो गाजियाबाद में तेंदुआ ऐसे करके डालोगे ना तो उसमें आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, लोगों ने अपने घरों के ऊपर से बना रखी है कि कुत्ते को मार के ले जा रहा है और इस तरह से। तो वहाँ पे ये मतलब इस तरह की, तो अब आप जंगलों की रक्षा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? यही होगा, फिर आपके घरों में आएंगे। चलो खैर, तो आखिरकार मतलब ये कहते हैं ना कि इस तरह से हम आ चुके हैं कि बेचारे उसको भी लगा होगा कि यार 2 साल से भटक रहा हूँ, अभी तक घर नहीं मिला है मुझे। तो आखिरकार न्यायालय में गया और वहाँ जाके सोचा, न्याय मांगा। अब वकील ने भी लिखने से मना कर दिया, नहीं तेरा केस नहीं लड़ूंगा, तो रख दिया एक कान के नीचे। तब उसके बाद संज्ञान में स्वतः संज्ञान लिया होगा फिर जज साहब ने, चलो इसको पकड़ के जंगल में भिजवाओ। अब उसे जंगल में छोड़ा जाएगा, सबसे पहले उसकी ये जांच की जाएगी कि वह किस प्रजाति का है और उस प्रजाति के चीते कहाँ पाए जाते हैं, मतलब तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ छोड़ा जाएगा। अगर उसको ऐसे ही यहाँ वहाँ कहीं छोड़ दिया तो फिर वो किसी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि ये, हाँ बिल्कुल। तो चलो दूसरा पढ़ते हैं, उपविराम। उपविराम 2 इस तरह से जब हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है, 2 बिंदी, इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं। इस विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं जैसे किसी शब्द की सीमा निर्धारण का मतलब होता है कि अगर हम किसी शब्द के बाद इसको लिखकर कोई शब्द लिख दें तो जो शब्द लिखा है उसकी सीमा निर्धारित हो जाती है। कैसे, किस प्रकार से? जैसे मान लो मैं आपके सामने उदाहरण में, अब ये जो जैसे आपका लिखा हुआ है ना, इसी में लिखना है यहाँ पर। जैसे हमने एक शब्द लिया विज्ञान, और मैं आपसे कहती हूं कि विज्ञान पर आपको निबंध लिखना है, तो आप विज्ञान के लाभ और विज्ञान के नुकसान दोनों ही लिखेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको निबंध लिखना है, मैंने ये चिन्ह लगाया और यहां लिख दिया कि एक वरदान, अब आप क्या लिखेंगे? केवल इसके लाभ लिखेंगे विज्ञान के। तो क्यों? निबंध आपसे पहले क्या पूछ रहा है कि विज्ञान एक वरदान, तो अब आप इसमें बुराई लिखेंगे, इसकी बुराई लिखेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आपका दृष्टिकोण देखो, जब ये नहीं था तब आप स्वतंत्र थे इसकी आलोचना करने के लिए, इसकी तारीफ करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पर ये चिन्ह लगाया और ये शब्द लिख दिया एक वरदान, तो इस शब्द के माध्यम से इस चिन्ह ने इसको क्या कर दिया, इसकी सीमा का निर्धारण कर दिया कि अब आप इसकी केवल और केवल इसकी तारीफ लिखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर इस तरह से जब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तब इसी को कहा गया है किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने का। अब दूसरा पॉइंट था हमारा संवाद। संवाद का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में अगर आप समझो तो डायलॉग जिसे कहते हैं। डायलॉग क्या होता है? कोई व्यक्ति जैसे कोई बात कह रहा है तो उसको बिल्कुल जो उसने जैसे बोला है वैसे ही उसके सामने लिखना। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे, मान लो अजय कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो विजय कहता है मैं बाजार जा रहा हूं। तो यहाँ ये जो हमने लिखा है इसी को हम कहते हैं डायलॉग यानी संवाद रूप। अब इनमें हम इस चिन्ह का प्रयोग कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है, इसी को हम उपविराम कहेंगे।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमने तो इसकी जगह ये चिन्ह भी देखा है, निर्देशक चिन्ह होता है, तो इसके बारे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जब निर्देशक चिन्ह आएगा तब पढ़ेंगे। कुछ जगह हमारी ऐसी हैं जिन जगहों पर हम एक से अधिक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, तो यह जब आएगा तब मैं आपको पुनः बताऊंगी कि इस चिन्ह के स्थान पर अब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो 2 पॉइंट हो गए, किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए और संवादों में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उपविराम का। हो गया? जब लिख लो तो बता दिया करो फटाफट से, जल्दी जल्दी करेंगे हम। अगला आता है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग कब होगा? देखो, अगर आप पुराने व्यक्तियों से कहेंगे लिखने के लिए तो अर्धविराम का प्रयोग आपको पुराने व्यक्ति बहुत ज़्यादा करते हुए पाए जाएंगे। वर्तमान समय में यह केवल हमारी परीक्षाओं में ही रह गया है, अब हम इसका प्रयोग नहीं करते, इसके स्थान पर हम अल्पविराम का प्रयोग कर देते हैं। जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहां हम यानी उन दोनों वाक्यों के बीच में हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि अर्धविराम के स्थान पर अन्य किस चिन्ह का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण में हम लिखेंगे, जैसे हमने कहा कि मोहन आज नहीं आएगा, मोहन आज नहीं आएगा क्योंकि उसकी माँ बीमार है। अब ये जो स्थान यहाँ पे आपका आया है, यहाँ अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं, और अर्धविराम क्या होता है? एक बिंदी और उसके नीचे हम जो कॉमा लगाते हैं, इस तरह से अर्धविराम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उसकी माँ बीमार है, इस वाक्य का भाव मोहन आज नहीं आएगा यहाँ पे जा रहा है, या कहें कि मोहन आज नहीं आएगा इस वाक्य को पूरा करने के लिए आ रहा है क्योंकि उसकी माँ बीमार है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उस वाक्य के बीच में हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ साथ ही लिखा है कि इस अर्धविराम के स्थान पर हम अल्पविराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब उसको छोड़ दो, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, अभी ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन अब यहाँ पे ये सब चीज़ें मत पूछो जो हमने आगे पढ़ाई, मतलब जो हमें आगे पढ़ना है उसको यहाँ पे मत, ये क्लास के बाद पूछो ऐसी चीज़ें। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा अल्पविराम। अब हमने यहाँ पर 3 विराम चिन्ह पढ़े। ध्यान रखिए आपकी परीक्षा में क्या प्रश्न आता है। एक हमने पढ़ा उपविराम, दूसरा हमने पढ़ा अर्धविराम, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अल्पविराम। ये तीनों विराम चिन्ह लगभग कुछ एक जैसे लगते हैं, तो इनसे आपकी परीक्षा में इनके चिन्ह अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उपविराम में ये हो जाएगा, अर्धविराम में ये आ जाएगा और अल्पविराम में ये आ जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि अल्पविराम मतलब थोड़ा छोटा छोटा चिन्ह होता है, और उपविराम में ये दोनों बिंदियां होती हैं, और अर्धविराम इन दोनों का आधा आधा होता है, मतलब आधा ये और आधा ये। इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। आपकी परीक्षा में जो अभी तक प्रश्न आए हैं वो इन तीनों से, यानी नीचे वाला तो अलग अलग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का प्रयोग सदैव वो इनके चिन्ह को ही पूछ कर करता है कि कौन सा चिन्ह है ये, इनमें उपविराम कौन सा है या अर्धविराम कौन सा है, ऐसे पूछता है, तो याद रखना इनको। अब हम बात करेंगे
अल्प विराम की, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में कॉमा कहते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है? अल्प विराम का क्षेत्र व्यापक है। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा है, यानी फैला हुआ। तो अर्ध विराम, जो हमारा अल्प विराम है, इस अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक जगहों पर होता है। और इसके आगे आप स्टार लगा दीजिए, इसका मतलब होगा कि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो जिन विराम चिन्हों के आगे हम स्टार लगाएंगे उनका मतलब ये समझ लेना कि उन्हें आपको अच्छी तरह से समझना है। इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द कौन सा? और, तथा, एवं, व की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये कहना क्या चाहता है, इसे लिखो। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक वाक्य लिखेंगे, जैसे हमने कहा, पहले वाक्य लिख लेते हैं तब समझोगे आप इसको, ये कहना क्या चाहता है। वाक्य लिख रहे हैं हम, दीपू एक सच्चा, ईमानदार और निडर ऑफिसर है। जी, क्यों नहीं आ सकता? सच्चा और ईमानदार का मतलब होता है, सच्चा का मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलता, और ईमानदार का मतलब वो जो काम करता है उसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं है। तो दोनों शब्द एक जैसे नहीं है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, जो आपने अभी पढ़ा इसमें लिखा हुआ है कि दो शब्द मतलब कई शब्द जो एक जैसे हों, समान पद हों और उनमें और, या, तथा, एवं, व जैसे शब्द लगने की गुंजाइश हो, वैसे शब्दों के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा यानी अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हम देखें, सच्चा, ईमानदार और निडर, ये शब्द हैं क्या? ये विशेषण हैं। और किसके विशेषण हैं? एक ऑफिसर के विशेषण हैं। और ये क्या है? उसके गुण हैं, यानी समान है, गुण हैं। तो इन शब्दों के बीच में अगर हम इस निडर को हटा दें तो सच्चा और ईमानदार हो जाएगा। अगर इसमें हम एक और शब्द जोड़ दें, साहसी, इनके साथ, कि सच्चा, ईमानदार, निडर और साहसी, तो ये जो हमारे शब्द आएंगे, यानी कहने का मतलब है कि जब एक जैसे शब्द होते हैं तो इनका जो अंतिम दो शब्द होते हैं उनके बीच में तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं? और का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी शब्द बचे, चाहे एक बचे, दो बचे, तीन बचे, उन सब के मध्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो यह है जो पंक्ति ये कही है, इसने हमें कहा है। जैसे इसमें एक वाक्य और लिख लो नीचे, अगर जगह है तो लिखो इसमें, राम सुंदर, सुशील, दयालु, राम सुंदर सुशील दयालु और सबल व्यक्ति थे। सबल व्यक्ति थे। सबल व्यक्ति थे। अब देखो इसमें जो आपने लिखा, सुंदर, सुशील, दयालु और सबल। सबल और दयालु के बीच में तो और लग गया, और इससे पहले जो हमारे शब्द आए हैं इसमें हमारा क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा, क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं समान हैं। अगर इसमें अथवा आता तो हम बाद की बात करते कि अथवा कब आ रहा है, कितने शब्दों के बाद आ रहा है। तो ये समान शब्द हैं हमारे, तो समान शब्दों के बीच में हम क्या लगा रहे हैं? अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। अगला आता है नेक्स्ट पॉइंट,
ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यह वाक्य बिल्कुल वही वाक्य है जो अर्ध विराम में हमने प्रयोग किया था। ठीक है, तो अर्ध विराम में हमने कहा था कि एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में या दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का। और साथ ही में लिखा अर्ध विराम के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग। तो यहां पर आप फूल बनाओ इसके सामने। अब इसका मतलब क्या है? हम अर्ध विराम अल्प विराम के अंदर जितने पॉइंट होंगे उनमें जिन जिन पॉइंट के आगे फूल बनाएंगे वो पॉइंट वैसे हैं जिनके स्थान पर अल्प विराम या अर्ध विराम का प्रयोग हो सकता है। अभी अभी जो आपने लिखा, जैसे हमने कहा कि सच्चा और ईमानदार, उसके बीच में जहां हमने अल्प विराम लगाया है आप वहां पर अर्ध विराम नहीं लगा सकते। तो ये बात आप समझना अच्छे से, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न यह भी पूछा गया कि क्या अल्प विराम के स्थान पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जा सकता है? तो नहीं, हर जगह नहीं। समझ गए? तो हम कैसे कहेंगे? इसको पलट के कहेंगे कि अर्ध विराम के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग हो सकता है, किंतु सभी अल्प विराम के स्थान पर अर्ध विराम का प्रयोग नहीं हो सकता। तो उसमें कंडीशन होगी। तो उसमें पहली कंडीशन तो ये आ रही है कि यदि दो वाक्यों का भाव एक दूसरे में हो तो वहां हो सकता है। जैसे मान लो हम वाक्य लिखते हैं कि वह, उदाहरण में लिखते हैं, वह स्वभाव का सख्त है। वह स्वभाव का सख्त है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह स्वभाव का सख्त है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो अब देखो, ये जो वाक्य है हमारा, वह स्वभाव का सख्त है, इस वाक्य का भाव आगे भी पूरा हो रहा है कि ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो ये जो दो वाक्य हैं, इन दो वाक्यों के बीच में ये जो स्थान आया है, यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? अल्प विराम का कर रहे हैं। और इसी अल्प विराम के स्थान पर हम अर्ध विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाक्य लिख लो, अगर स्थान है तो लिखो। इसमें पता बता रही हूं ना मैं इस तरह के वाक्यों के बीच में आप कर सकते हैं। पता ऐसे ही तो करना है, आपको समझना है दोनों वाक्यों के भाव एक दूसरे में हो। जैसे एक उदाहरण और लिख लो। लिखो इसमें वाक्य प्रयोग करो, दीपा बहुत खुश हुई। दीपा बहुत खुश हुई। दीपा बहुत खुश हुई। अर्धविराम लगाओ अब इसके बाद, अर्धविराम। वह दादी जो बनने वाली थी। वह दादी जो बनने वाली थी। अब देखो, ये जो वाक्य आपने लिखा, इसमें दीपा बहुत खुश हुई। अब उसकी खुशी का कारण बताया गया है आगे कि वो बहुत जो खुश है, वो क्यों खुश है? क्योंकि वह दादी बनने वाली है, इसलिए खुश है। तो जो पीछे वाला वाक्य है, इसका भाव आगे वाले वाक्य में है, या आगे वाले वाक्य का भाव पूरा कब होता है? जब पीछे वाला वाक्य आता है। तो दोनों वाक्यों का एक दूसरे से संबंध है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों वाक्यों का एक दूसरे से संबंध है, और अगर हम इनको अलग अलग कर देते हैं तो हमें भाव समझ में नहीं आएगा, वाक्य अधूरा रह जाएगा। तो वैसे वाक्यों के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। और जब हम अल्प विराम का कर सकते हैं वहां पर, मतलब तो दोनों वाक्यों का भाव की बात हो रही है,
ये तो मतलब इसमें अर्धविराम का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक, चलो आगे देखो नंबर 3। नंबर 3 कह रहा है कि दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझना है। उस समझने से पहले हम उदाहरण लिखते हैं, उसके बाद समझते ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ हम लिखते हैं रावण लंका का राजा, रावण लंका का राजा एक विद्वान था, एक विद्वान था। अब ये बताइए, ये जो वाक्य यहाँ पे हमने लिखा है, यह वाक्य क्या सूचना दे रहा है हमको, क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि रावण एक विद्वान था, ये बता रहा है। लेकिन यहाँ जो हमने लंका का राजा लिखा है, इसका इससे कोई लेना देना है? अगर हम ऐसे पढ़ें कि रावण लंका का राजा एक विद्वान था, तो हमें वाक्य कैसा लग रहा है? गलत लग रहा है कि ये क्या ऐसे बोल रहा है। लेकिन हम अगर ऐसे बोलें कि रावण लंका का राजा एक विद्वान था, तो आपने देखा कि मैंने ठहराव लिया है 2 जगह, पहले रावण कह के और फिर लंका का राजा। तो यहाँ जिन 2 जगह पे ठहराव लिया है, वहीं दोनों जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। क्यों? तो अब यह पंक्ति वही हमें बता रही है कि जब कोई दी हुई संज्ञा, अब संज्ञा क्या है यहाँ पर? हमारी रावण। हम रावण के विषय में बात कर रहे हैं कि रावण क्या था? एक विद्वान था। अब हम ये बता रहे हैं, वाक्य में जो हमें बताना है वो क्या है कि रावण एक विद्वान था। लेकिन इसमें हमने लंका का राजा क्यों लिखा है? तो लंका का राजा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये पहचान बताना चाह रहे हैं कि ये जो रावण था, ये रावण आखिर कौन सा था, किस रावण की बात कर रहे हैं हम। तो हमने बताया कि रावण जो लंका का राजा, वो क्या था? एक विद्वान था। तो अगर हम इसमें लंका का राजा न भी लिखें तो हमारे इस वाक्य की सूचना पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब हम इस तरह से लिखते हैं तो पंक्ति क्या कहती है? अब इस पंक्ति को समझो जो इसने कहा है। इसने कहा है कि दी गई संज्ञा या सर्वनाम। अब दी गई संज्ञा या सर्वनाम का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई सर्वनाम भी हो सकता है, उसके बारे में अगर हो तो उसके विषय में अगर कोई सूचना के रूप में कोई भी संज्ञा या कोई वाक्य आया है, तो उसके पहले और बाद में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमने एक संज्ञा ले ली कि लंका का राजा एक संज्ञा है, एक ही व्यक्ति के लिए। कभी ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा वाक्य भी आता है आपका, तो वहां पे भी आपको ऐसे लिखना है। तो किस तरह से? वाक्य वाला उदाहरण लिख लो। जैसे हमने कहा, वाक्य लिखा हमने, सुरेश, इसके बाद लिखो जिसके विषय में, जिसके विषय में तुम बात कर रहे थे। आगे लिखना है, अब देखना नहीं मैंने डॉट डॉट लिखा है, डॉट डॉट मत लगाना, लिखो आप, मैं बोल रही हूं। सुरेश जिसके विषय में तुम बात कर रहे थे, तगड़ा पहलवान है। आगे, जिसके विषय में तुम बात कर रहे थे, तगड़ा पहलवान है। सुरेश के बाद कॉमा लगाइए और थे के बाद कॉमा लगाइए। अब ये जो पूरा वाक्य हमारा यहाँ आया है ना बीच में, ये पूरा का पूरा वाक्य वो सूचना देने के लिए आया है कि हम किस सुरेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाक्य कहता है कि सुरेश जिसके विषय में तुम बात कर रहे थे तगड़ा पहलवान है। अब वाक्य में सूचना क्या है?
तो वाक्य में सूचना है कि सुरेश तगड़ा पहलवान है। लेकिन इसमें जो हमने ये वाक्य लिया है, ये वाक्य आया है ये बताने के लिए कि हम किस सुरेश की बात कर रहे हैं। तो मान लो दो व्यक्ति के बीच में बात हो रही थी, कल बात की होगी उन्होंने उस सुरेश के बारे में, फिर आज उसको बताया जा रहा है कि भाई सुरेश एक्चुअली क्या है, तो बताया गया है। तो ऐसे वाक्य जब भी आपके आए, तो जो आपको बीच में कुछ अलग से रखना होता है टुकड़ा उसके बारे में, उसके विषय में, तो वो आप दोनों तरफ अल्पविराम का प्रयोग करके रख सकते हैं। और इस शैली का प्रयोग आप निबंध वगैरह में कर सकते हैं। जैसे आप निबंध वगैरह लिखते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जहाँ कभी आप निबंध पढ़ेंगे तो उसमें आपका कॉमा लगता है तो आप वहाँ देखें। तो अच्छा ये बताइए, आपको ये चीज़ नई लग रही है क्या जो मैं आपको बता रही हूँ? आपने ये देखा होगा। और जिन भी छात्रों को ये चीज़ नई लग रही है, इससे दो बातें हैं। एक बातें तो आपने ध्यान नहीं दिया है उस चीज़ पर, या दूसरी बात ये कि आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं। और अगर इसके अलावा कोई तीसरी बात होती है कि नहीं मैम हमने ध्यान भी दिया है और किताबें भी पढ़ी हैं, तो फिर आपने गलत किताबें पढ़ी हैं जिन्होंने इस तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया। आधुनिक समय में ऐसी चल रही है, क्योंकि आधुनिक समय में जिस तरह की किताबें लिखी जा रही हैं वो विराम चिन्हों का प्रयोग ढंग से नहीं करती हैं कि किस तरह से। पुरानी किताबों को देखिए। मैं आपसे कहती हूँ, जब भी आपको अगर कोई ऐसी किताब पढ़नी है जिसमें कोई संशोधन नहीं आया हो, तो वो जितनी ज़्यादा पुरानी आपको मिले, मतलब अगर 2010 से पहले की अगर टाइप करी हुई आपको मिले, तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादा शुद्ध होती है आज की तुलना में। तो ये बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला आता है नंबर 4 पॉइंट। यदि वाक्य के बीच कुछ शब्द, और कुछ शब्द कैसे, जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिनमें, तथापि आदि। अब इन शब्दों की अगर बात हम करें तो इन शब्दों को अगर एक शब्द दें तो इन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कह सकते हैं। जब हम पद के भेद पढ़ेंगे तो पद के भेद दो प्रकार से, यानी पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी शब्दों को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते या तोड़ते हैं। अब जोड़ते या तोड़ते का मतलब, तोड़ते जोड़ना तो समझ में आ गया, लेकिन तोड़ना मतलब तो ये ऐसे कि जैसे मैं आज बाजार जाऊंगा अथवा घर पर ही रहूंगा, तो यहाँ पर जोड़ कर भी क्या किया है, तोड़ा है। या तो ये काम करूंगा या तो ये काम करूंगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो शब्द हमारे आते हैं इनको हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो याद रखना, जब भी कोई वाक्य हमारा समुच्चय बोधक शब्द से बना हो, जुड़कर बना हो, तो समुच्चय बोधक शब्द से ठीक पहले हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कहा है कि अगर इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं तो इनसे, इन शब्दों के पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है। वाक्य प्रयोग करिए और इसमें लिखिए, जैसे तुम्हारा घर बहुत दूर है। तुम्हारा घर बहुत दूर है। इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। तुम्हारा घर बहुत दूर है इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। और इस चिन्ह के आगे भी आपको फूल बना लेना है। फूल बनाने का मतलब क्या बताया था मैंने? वो तो स्टार का मतलब बताया है। बिल्कुल, अर्धविराम, यानी ये वो जगह है जहां पर अल्प विराम के स्थान पर अर्धविराम का प्रयोग हो सकता है। तो इस जगह पर भी अर्धविराम का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये दो ही पॉइंट हैं इसके अंदर जो हम अल्पविराम पढ़ रहे हैं। अल्पविराम में ये दो ही पॉइंट थे, इससे पहले जो हमने पढ़ा और ये, जिनमें अर्धविराम का प्रयोग हो सकता है, बाकी कहीं पर भी नहीं होगा, ये याद रखना। तो क्योंकि हमें पता है इसमें भाव वही है, बिल्कुल
सेम टू सेम ही, एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में आ रहा है, बात वही है, बस दो तरह से घुमा फिरा के लिखा है। इसको क्या कह दिया है, समुच्चय बोधक शब्द के साथ जोड़ के कह दिया है, एक ही बात को दो बार कहा गया है। तुम्हारा है ये, ठीक है, ये तो लिख दिया होगा, तुम्हार घर। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, इसमें लिखना है, जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा, अरे बच्चों, या इसे मत लिखो अभी बच्चों, अरे मत लिखो, केवल बच्चों लिखो, बच्चों, रुक जाओ अभी, कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी। अरे सच में नहीं है, ठीक है, कभी एक सच में। तो देखो, जैसे अगर मान लो हम बात कर रहे हैं, बच्चों कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पे हमने जो शब्द लिया बच्चों, ये क्या है, एक संबोधन है, यानी हमने किसी को संबोधित किया है। तो जब हम देखेंगे तो इस शब्द के बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इस चिन्ह का नहीं करेंगे अभी, यानी आजकल आधुनिक समय में इस विस्मयादि बोधक चिन्ह के स्थान पर हमारा जो चिन्ह लगाया जाने लगा है वो है अल्पविराम, और यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, आपको ये प्रश्न दे देगा और यहाँ पर कोई चिन्ह लगा भी होगा और उसे रेखांकित कर देगा, और आपसे कहेगा कि रेखांकित किए हुए स्थान पर अन्य किस चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, तो हम किसका करेंगे, अल्पविराम का। तो ये हमें याद रखना है। अब इसी को वो उल्टा कर सकता है, ऐसे लिखा होगा, रेखांकित किया हुआ है, और कह सकता है कि इस स्थान पर अन्य किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो वो भी हम दोबारा पढ़ेंगे, जब विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे वहां पे समझेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको। इसमें और लिख सकते हो वाक्य, जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा, राजू, कॉमा लगाओ, जरा दरवाजा बंद कर दो, जरा दरवाजा बंद कर दो। हम संबोधन कर रहे हैं और उसमें हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों होगा ना, अब वो ऐसे आपको स्पष्ट अलग अलग नहीं सुनाई देगा, अलग सुनाई देगा तो देखो, शब्द है आपने लिखा और इसे आप लिखेंगे ऐसे, ये है बच्चों, ठीक है, और ये है बच्चों। बच्चों होता है कि बच्चों होता है, बच्चों बोलते हो, लेकिन आपसे सुधार लो, हाँ, अब से करना शुरू कर दो। हम उच्चारण में बच्चों बोलते हैं। देखो, एक शब्द होता है, जैसे हम किसी को संबोधन करते हैं, लिखते हैं कि भाइयों, तो यों होना चाहिए, बोलते तो हैं यों, लेकिन लिखते क्या है, भाइयों। मैं ये पूछती हूं, देखो,
बालक मुझको ये बताओ कि जो ये शब्द आया है, आपने कुछ भी जैसे बच्चों लिखा, ये आपका किस कारक पर, मतलब ये क्या है? कारक है कि इसमें कारक का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? संबोधन कारक है कि नहीं है? ये बात अलग है कि उसके साथ कारक चिन्ह वहां पर नहीं रखा आगे। अगर ये कह दें सुनो, सुनो बच्चों, तो आप ओ लगाओगे, और हमने सुनो अगर स्किप कर दिया तो आप ओ नहीं लगाओगे। जो ऐसा पढ़ाते हैं या ऐसा समझाते हैं उनको खुद ही ये नहीं पता कि वो कारक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, वहां संबोधन कारक है। खुद मत देखो, ये मैं बता रही हूँ जो आपने देखा हो, ये जो आपके दिमाग में आया है ये बात आई होगी, मैं वही बात आपको कह रही हूँ। मुझसे ये प्रश्न और भी लोगों ने पूछा है कि जब हम भाइयों बहनों संबोधन देते हैं किसी को इस तरह से, तो वहां पर बिंदी का प्रयोग नहीं होगा क्या? कैसे नहीं होगा? आप मुझे ये बताओ कि जब हम कहते हैं अरे बच्चों, अगर हमने कहा, क्या ये संबोधन नहीं है? है ना? और ये अरे क्या है? कारक चिन्ह। और जब कारक चिन्ह आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा है, आपको ये पता है कि संबोधन कारक वह कारक है जिसका कारक चिन्ह उस शब्द से पहले लगता है, और आप खोज रहे हैं यहां पीछे और चिन्ह आया है यहां। फिर आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? आज तक नहीं देखी क्योंकि देखने वालों ने उसे दिखाया नहीं, वो समझते रहे कि हाँ कारक चिन्ह तो है ही नहीं। तो फिर मुझे हिंदी में वो नियम बता दो जहां पर बच्चा शब्द एक वचन और इसका बहुवचन या तो बनेगा बच्चे और या बनेगा बच्चों, और वो बनेगा बिंदी के साथ। आप मुझे वो नियम बता दो जो कहता है कि केवल ओ से बनेगा, मैं मान लूंगी। मैं भी तो सीख ही रही हूं। बेटा मुझे ये बताओ, आपने ये बोला बच्चों ने, और ये बच्चों ने आपने यहाँ पे बच्चों क्यों लगाया? आपने बच्चों ने क्यों लगाया? बहुवचन है, तो बहुवचन तो बच्चे भी होता है, बच्चा का। फिर ओ क्यों लगाया है आपने? ने कारक चिन्ह के लिए कारक चिन्ह आया है। और जब आपने यहाँ पे इसको यहां लिखा है तो क्या यहां कारक चिन्ह नहीं आया? ये बात अलग है कि ये कारक चिन्ह इससे पहले आया है, लेकिन कारक चिन्ह इसके साथ भी है। उसमें कारक चिन्ह है, हमने लिखा नहीं है। एक लोप, शून्य कारक चिन्ह भी है ना, तो लोप है वो, तो यहां हम उसको लिख रहे हैं। अब ये आप ऐसे नहीं कहते कि बच्चे, सुनो बच्चे, क्योंकि ये संबोधन कारक है, तो संबोधन कारक में क्योंकि वो कारक चिन्ह है इसलिए वो एक ही जगह ओ से बनेगा। और मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी शब्द का बहुवचन बनेगा, अगर उसके साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो उसका प्रयोग ओ या यो से होता है। बात ये अलग है कि लोगों ने उसको उस तरह से नहीं लिखा, बोलेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। और नियम है, मैं आपको एक बात कहती हूँ, हिंदी भाषा रटनी नहीं है, पूरा नियम है, स्पष्ट रूप से रखा है, आप समझो, देखो, खोजो उसमें। लेकिन बात वही है ना, किसको समझाऊं? मुझे तो ऐसे दिखता है, मैं सच बताऊं, मुझे तो ऐसा दिखता है, मुझे तो सपने भी आते हैं। अब मैं कल रात का बताऊं, कल रात में मैंने, क्योंकि दिमाग में चल रहा था मुझे उपसर्ग इस समय पढ़ा रही है, मतलब फिर दोबारा से उपसर्ग को लिख रही हूँ मैं, फिर दोबारा से डिटेल बना रही हूँ। अब रात में मुझे नहीं पता कि किसने मुझे समझाया, मुझे वो चीज़ इतनी स्पष्ट याद है कि मैंने सुबह उठकर उसको कॉपी पेन पे फिर लिखा कि रात में मुझे जो सपने में जो दिखाया है कि स्पष्ट रूप से, अच्छा इसे ऐसे लिखना है, ये वाली चीज़ ही ऐसे है। क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से बहुत परेशान थी कि कहाँ पूछूं, किससे पूछूं, कौन बताएगा। मेरे सवालों के जवाब मुझे सपने में मिल गए। अब देखो, अब आप यकीन नहीं करोगे, हंसोगे, सच में, सच बता रही हूँ मैं। चलो आगे देखो, छोड़ो, खैर। तो बात यही है, आप दिखाना,
चलो नहीं दिखा तो बाद में पूछ लेना। कौन सा पॉइंट कर रहे थे हम? मैं तो यही भूल गई। यही था ना, इसे पढ़ाना है ना। कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो अल्प विराम आपका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर भी स्टार लगा लो कि ये इतना ताकतवर है कि यह कुछ शब्दों को भी हटा देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, वाक्य लिखते हैं हम, वह जहां जाता है, वह जहां जाता है बैठ जाता है। अब इसी वाक्य को आप दोबारा देखें, इसमें चिन्ह लगेगा आपका यहां। ठीक है, अब क्या हुआ है, जैसे आप इस वाक्य को आप लगातार बोलेंगे, वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है, आपने लिखा। लेकिन अगर आप इसमें सांस लेने के लिए अगर रुके, वह जहां जाता है बैठ जाता है, तो ये जो वहां शब्द है, इसके स्थान पर आपने किसका प्रयोग किया लेखन में? अल्प विराम का। इसने कौन सा शब्द हटाया है? वहां। दूसरा वाक्य लिख सकते हो, दीपक कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता। अब यहां पर आप अल्पविराम लगाइए और इसकी जगह, यानी इसने किस शब्द को हटाया है? यह है, दीपक कब तक आएगा यह कहा नहीं जा सकता, आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आप सांस लेने के लिए ठहराव लेते हैं, दीपक कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता, तो आपने किसको हटा दिया यहाँ पर? यह को। तो यानी ये अल्प विराम वो चिन्ह है जो अपनी जगह से मतलब किसी शब्द को भी हटा देता है। तो आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सा विराम चिन्ह है जो कुछ शब्दों को हटाकर प्रयोग में आ सकता है? तो वह अल्प विराम है। ठीक, अगर इन पंक्तियों को, इन चीज़ों को अगर आप बहुत गौर से आराम से पढ़ेंगे ना, तो विराम चिन्ह से आने वाले सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे। और विराम चिन्ह की खास बात यह है कि इससे आपकी परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। चाहे आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन आए, चाहे 30 क्वेश्चन आए, 35 आए, 40 आए, 70 आए या 100 आए, लेकिन विराम चिन्ह से एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका महत्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। ये क्या कहना चाहता है? वाक्य प्रयोग करके देखो। जैसे देखो, हम यहां कहते हैं, हमने कहा वाक्य है, वैज्ञानिकों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा पानी अमृत है, हमें इसे बचाना है। वैज्ञानिकों ने कहा कि पानी अमृत है, हमें इसे बचाना है। प्रत्यक्ष कथन का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच, जिसे आप कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति ने बिल्कुल कोई बात डायरेक्ट कही है। तो वैज्ञानिकों ने जो बात जैसे कही है वैसे ही हमने लिखा। उन्होंने कहा है कि पानी अमृत है, हमें इसे बचाना है। तो ये हमारा क्या है? मुख्य कथन है जो ये कहा गया है। तो मुख्य कथन से ठीक पहले हमें अल्प विराम का प्रयोग करना होता है। जो मैंने लाल रंग से लिखा है, आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम जानेंगे। उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह जो भी है ये हमारा, इसको जब इसका नंबर आएगा तब पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर आप 2 कलर से लिख रहे हैं तो उसी कलर से, यानी जिस चिन्ह के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे।
अब जब हम वाक्य लिख रहे हैं तो वाक्य तो अपना शुद्ध लिखेंगे ना, ऐसा नहीं है अब हम सब में पूर्ण विराम भी लगा रहे हैं हम। तो अब जैसे मान लो आपको एक मैं प्रश्न बता देती हूँ, ऐसा प्रश्न लिखा है जैसे ये सामने है वाक्य आपका, आपसे कहा कि इस वाक्य में कुल कितने विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको पता है अल्प विराम है, पूर्ण विराम है और फिर इसके बाद उद्धरण चिन्ह है। तो ये हमारे यहाँ पर कुल कितने विराम चिन्ह हैं? 3 हैं। अगर मान लो कोई ऐसा वाक्य लिखा होता कि जिसमें ऐसा लिखा होता, वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें तन मन धन सब कुछ लगाकर पानी बचाना है, तो जब तन मन धन लिखा था उसमें योजक चिन्ह भी आ जाता। तो इस तरह से फिर हमारे कितने होता है? 4 विराम चिन्ह हो जाते। तो अलग अलग हमें पहचान भी होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन सा है। तो ऐसा प्रश्न भी आपका आया है, पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वाक्य के अंदर कुल कितने विराम चिन्ह लग रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई। अगला आता है हमारा हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा। जैसे शब्दों से यदि वाक्य शुरू हो रहा है तो इन वाक्यों में इन शब्दों से पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। हाँ, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। नहीं, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। बस इतनी सी बात थी। हमने कहा है कि यदि हमारा कोई वाक्य हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होता है तो इन शब्दों के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। जो छात्र कह रहे हैं ऑनलाइन में कि मैं लिख नहीं पाता हूँ, वो वीडियो को रोक लिया करें। जब उनको ऐसा लगता है तो वीडियो को रोक लें और उसके बाद लिख लें। ऑनलाइन वाले छात्रों को तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि दोबारा नहीं समझाया, इसमें दिक्कत नहीं होती, वापस करो पीछे जितनी बार चाहे। वहाँ तो मैम चू भी नहीं बोलेंगी कि बाद में मान लो समझ में नहीं आया, अरे मैम दोबारा बताओ, पीछे कर दो वीडियो, फिर समझ में नहीं, अरे मैम फिर से बताओ, फिर कर दो पीछे। डर तो ऑफलाइन वालों को है ना। हाँ जी, नहीं, ठहराव कैसे है? नहीं, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ पे मुझसे भी नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बताया, मुझसे नहीं आएगा, मुझे आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा क्या होता है, हम इसे समझेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, ये आपको पता है। तो एक बात बस जान लो कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमें करना है जहां प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंदर प्रश्न का बोध हो रहा है उसी वाक्य के अंत में हमारा क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है तो मैम ये तो फिर उन्हीं सब में लग जाएगा जहां पर प्रश्नवाचक शब्द आ गया।
तो प्रश्नवाचक शब्द, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो वो प्रश्न के लिए ही आएगा, तो फिर वहां लग जाएगा। तो ध्यान रखना, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और वर्तमान समय में यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि आजकल परीक्षक ऐसा ही कुछ प्रश्न कर रहे हैं। वो प्रश्न कर लेते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है और आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से वह विराम या वह विकल्प चुनिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और चौथा ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं, ये उपयुक्त सभी में। वो प्रश्न कर देगा कि इनमें से वो विकल्प चुनना है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, और नीचे चौथे ऑप्शन में कह देता है कि उपयुक्त में से सभी, और उनमें 3 में से कोई एक होता है वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगना है, लेकिन 3 हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि जिनमें प्रश्नवाचक शब्द है और हम सोच लेते हैं कि इसका उत्तर चौथा होगा। लेकिन वो किस तरह से, तो इसीलिए हमें जो फोकस करना है वो उस पर करना है जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होगा। प्रश्नवाचक शब्द से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो किस तरह से, जैसे उत्तर लिखो यहाँ पर, पिताजी कहाँ गए हैं। दूसरा, भाई कब तक लौटेगा। अब ये बताइए मुझे, क्या यह दोनों वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह लेंगे अपने बाद? आपको इस बात का ऐसे समझना है कि प्रश्न का बोध का मतलब क्या होगा। तो ऐसे समझना कि जिस वाक्य के बदले में आपको लगे कि कुछ उत्तर देना चाहिए, तो वह वाक्य जो होगा वह प्रश्नवाचक होगा। जैसे हमने कहा पिताजी कहाँ गए हैं, हम ये वाक्य जिससे भी करेंगे तो वो इसके बदले में कोई ना कोई उत्तर देगा, या तो बताएगा कहाँ गए, या ये कहेगा मुझे नहीं पता। तो क्योंकि इसके बदले में क्या आएगा, उत्तर आएगा, तो जिसके बदले में उत्तर आए वही हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। भाई कब तक लौटेगा, तो यह भी प्रश्न किया जा रहा है किसी से, और जिससे किया जा रहा है वो इसका उत्तर देगा, तो इसलिए यह भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक लगेगा, यानी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और यह प्रश्नवाचक वाक्य है। हाँ, मिला के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें नीचे पॉइंट लिखा है कि प्रश्न के भाव वाले वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो प्रश्न के भाव वाले वाक्य कैसे, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं आएगा लेकिन उसका भाव जरूर हो सकता है। जैसे, मिटा दूं इसे, जैसे मान लो मैं क्लास में आती हूं और आप सभी लोग बात कर रहे हैं और मैंने आते ही पूछा पढ़ रहे हो, या मैं पूछूं अच्छा तुम पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, मेरे चेहरे पर भाव है लेकिन शब्दों में भाव नहीं है। तो जो चेहरे पर भाव आ रहा है वह भी तो प्रश्न है, ठीक है। जैसे हमने कहा तुम पढ़ रहे हो। अब कोई आके आपसे अचानक से ऐसे ही पूछे, मान लो आप कमरे में बैठे हो और आपका बड़ा भाई आता है और कहता है तुम पढ़ रहे हो, तो वो क्या कहता है, वो बता रहा है, वो पूछ रहा है, तो आप क्या जवाब देते हो इसके बदले में, हाँ या नहीं। तो यानी तुम पढ़ रहे हो, इस वाक्य के अंदर कहीं पर भी तो प्रश्न है नहीं, कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर दे रहे हो, तो इसका मतलब इसमें क्या है, भाव है। कहा है ना, प्रश्न के भाव वाले वाक्य में, तो इसमें भाव है, और वो भाव किससे बना है, यहाँ पर एक शब्द है जो क्या है, क्या, लेकिन आपने उस क्या को लिखा नहीं है, यानी बोला नहीं है। वो किस में है, अगर हम लिख देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं उस अंदाज में, हमारे चेहरे पर भाव है, समझ गए। तो इस क्या को लिखो मत, या अपने दिमाग में रखना, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये जो वाक्य है ये हमारा क्या है, प्रश्न वाला भाव लिए हुए है। इसके बदले में हम हाँ या ना का उत्तर देने वाले हैं, तो यह वाक्य भी हमारा क्या हो गया, फिर प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है।
अगर ये तुम की जगह ये होता कि मैं पढ़ रहा हूं, तब ये ना होता। क्योंकि जब भी हम किसी से कहें तुम बाजार जा रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम खा रहे हो, अब कोई आ गया तब हम उससे पूछते हैं तुम आ गए। और कोई अगर शैतान दिमाग वाला होगा तो कहेगा नहीं नहीं अभी रास्ते में हूं, बस में लटक रहा हूं। तो सही मायने में पूछा जाए तो यह प्रश्न ही बेकार है। तुम्हें दिख रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आप उसे निश्चित करना चाहते हो। आप चाहते हो कि उसके मुंह से सुनो कि हाँ वो आ गया, वो कहेगा हाँ आ गया। जैसे ही कहेगा अरे तुम जग गए, अरे ना ना अभी सो रहा हूँ, गहरी नींद में। जग जाता है, दिख रहा है कि जग गया है, लेकिन फिर भी प्रश्न अरे तुम जग गए। तो खैर चलो, तो ये हमारा भाव होता है क्योंकि हम ये बात सुनना चाहते हैं सामने वाले से। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका, कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। अब हम उस बात को पढ़ने वाले हैं जो हमारी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। यानी ऐसा होता है कि कभी कभी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है, लेकिन फिर भी वाक्य हमारा प्रश्न नहीं कर रहा, यानी हमें उसका उत्तर नहीं दे। जैसे हम वाक्य लिखते हैं, इसमें हमने लिखा यहां पर अजय ने मुझे बता दिया था कि वह कल क्यों चला गया था। अजय ने मुझे बता दिया था कि वह कल क्यों चला गया था। अब इस वाक्य के अंदर अगर आप देखें तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पर क्यों, ठीक है। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया आपसे। अब एक और वाक्य लिख लो, दीपा कह रही थी। दीपा, अब यहां पे लिखो दीपा मुझे कह रही थी। दीपा मुझे बता रही थी। ठीक है, छोड़ दो, कह रही नहीं है, बता रही ज्यादा सही रहेगा। दीपा मुझे बता रही थी कि वह आज कहाँ जाने वाली है। अब पहले प्रश्न पे बात करते हैं, ठीक है। आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आ गया कि निम्न में से किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। 3 वाक्य आपको दे दिए। बच्चा क्यों रो रहा था? अजय ने मुझे बता दिया था कि वह कल क्यों चला गया था। दीपा मुझे बता रही थी कि वह आज कहाँ जाने वाली है। और चौथा ऑप्शन सभी में लगेगा, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका ए, ठीक है, पहला। यानी इसी में लगेगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, ये है, इसमें प्रश्न किया है। आप कैसे पहचानेंगे? अब देखेंगे तो यहाँ पे भी क्यों आया है और यहाँ भी क्यों आया है, लेकिन फिर भी क्यों होने के बावजूद भी हमने एक में प्रश्नवाचक लगाया लेकिन एक में नहीं लगा रहे। तो बात क्या है? बात यह है कि प्रश्नवाचक वाक्य का भाव नहीं, मतलब प्रश्न का भाव नहीं है वाक्य में।
हम पहले वाले वाक्य को जब देखते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा था, तो हमें इसके बदले में किसी उत्तर की प्रतीक्षा है, तो इसलिए यह प्रश्नवाचक है। लेकिन हमने दूसरा कहा कि अजय ने मुझे बता दिया था कि वह कल क्यों चला गया था, तो अब इस वाक्य में प्रश्न की प्रतीक्षा मतलब उत्तर की प्रतीक्षा है क्या? आप कहेंगे हाँ मैम हमको है। आपको है तो आप रहो, लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता चल चुका है, तो मुझे उसकी प्रतीक्षा नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा? पूर्ण विराम लगेगा। दीपा मुझे बता रही थी कि वह आज कहाँ जाने वाली है, इसमें भी किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं है, क्योंकि वह भी बता दिया गया है, यह कोई प्रश्न नहीं है, तो इसमें भी पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला वाक्य मत लिखना, ये मैंने बस आपको उदाहरण के लिए लिखवाया था, ये आपके पास है। तो आपको ये बात पता चल चुकी है कि प्रश्नवाचक वाक्य हमारा किस तरह से होगा। तो 3 पॉइंट इसके अंदर आते हैं, इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट अगला पॉइंट और कर लो इसके बाद। अब इसे बता दो जरा, प्रश्न दिया हुआ है, वाक्य शुद्धिकरण है, शिक्षक ने प्रश्न पूछा या शिक्षक ने प्रश्न किया, कौन सा सही होगा? ध्यान रखना, शिक्षक ने प्रश्न किया, तो शिक्षक ने प्रश्न पूछा ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछना शब्द में ही प्रश्न होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षक ने प्रश्न किया, इस तरह से एक भाव के लिए 2 शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। तो शिक्षक ने प्रश्न किया, तो प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। हम बोलचाल में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं और गलत ही प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न पूछूं गलत है, एक प्रश्न करूं ये होना चाहिए, या तुमसे कुछ पूछूं तो उसी में होता है प्रश्न। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। तो प्रश्न पूछा पे क्रॉस कर दो, नीचे वाला सही कर लो, आपकी परीक्षा में आता है। और अगला आता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये 2 बार लिखा हुआ है, एक ही समझ लो। ठीक है, ये 2 बार गलती से लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, एक ही होता है इस तरह से। खड़ी पाई के जैसा होता है और इसमें नीचे एक बिंदी लगती है, इसी को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम, आगे एक शब्द और लिख लो, बधाई। आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बात ये समझ लेना, भावों को, अब वो भाव किसी भी तरह का हो, अगर आपको जिस पंक्ति के अंदर दिखे कि इसमें भाव आया है, अगर इसमें आपको ऐसे समझना है, अगर कोई शब्द दिया है, यानी जैसे हर्ष के लिए हमने कहा हमें बहुत खुशी हो रही है, आहा, यहाँ तो आनंद आ रहा है, तो हमने आहा लगा दिया, तो आहा के बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कहें कि जन्मदिन मुबारक हो, तो जन्मदिन मुबारक हो हमने कहा है, तो अंत में हमें लगाना होगा, क्योंकि हम बधाई दे रहे हैं। ठीक है, लिखो, इसमें उदाहरण लिख लो। जैसे हम वाक्य प्रयोग करते हैं, आहा, आज तो आनंद आ गया। इसमें पूर्ण विराम लगा देंगे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमारा शब्द है और शब्द से पहले हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं, जन्मदिन मुबारक हो, या जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां या शुभकामनाएं।
इसके अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं है बधाई को व्यक्त करने के लिए, तो इसके अंत में लगाएंगे। ठीक है, अब इसी में संबोधन भी लिख लो। जैसे हम किसी को संबोधित कर रहे हैं तब वाक्य लिख रहे हैं। दीपक एक गिलास पानी दे दो। संबोधन है तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा, अब इसमें कोई और साइन लो, चाहे आप इसमें प्लस लगा लो, ताकि आपको ये पता रहे कि यह वो वाक्य है जिस वाक्य में हम इसके स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जहाँ हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, इसके स्थान पर हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं, या तो ये, दोनों में से कोई एक चीज। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे।